नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जो बजाज की कंपनी है, महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। आखिर चर्चा क्यों करेंगे पता है? इसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है जो हमने इस पे पहले भी एक बार स्टडी किया था। नियरली मुझे टाइम याद है, करीब करीब जून का बजट था, 13-14 जून के आसपास की टाइम फ्रेम थी, जब मार्केट में इसकी 8,200 के आसपास की स्टॉक प्राइस हुआ करता था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ। आज वही स्टॉक की प्राइस आप देखेंगे तो शायद अचंभित हो जाएंगे, भाई इतने कम पीरियड में इस स्टॉक में इतनी बड़ी रैली कैसे आ गई? रैली के पीछे कारण क्या रहा होगा? और क्या फंडामेंटल इनको लगातार बैकअप दे रही थी, या कुछ और मार्केट की डिमांड सप्लाई को लेकर के इनकी परफॉर्मेंस लेवल ग्रो करती नजर? चलिए जानने के प्रयास करते हैं महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड को लेकर के, जिसका बुक वैल्यू से आज भी यदि आप देखें तो कहती है जो अंडर वैल्यूड है। 12,000 रुपये की स्टॉक प्राइस होने के बावजूद भी बुक वैल्यू से आज भी क्या है, अंडर वैल्यूड के कैटेगरीज में फिल करता है। अब सवाल है, भाई इतना सारा बड़ा बुक वैल्यू कैसे हो, और जबकि इनके पास इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी कम कहता है। कंपेरिजन विद द बुक वैल्यू 60% से ज़्यादा गिरावट के इस कंपनी में, जो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन, जो इंडस्ट्रियल है, जो खासकर स्कूटर मोटर व्हीकल और जो बजाज की होल्डिंग वाली के अंदर कंपनी है, जिसका कामकाज है जिग्स फिक्चर्स एंड द डाइस कास्टिंग को लेकर के, और कंपोनेंट पे कामकाज करती है ऑटो पार्ट्स को लेकर के, वहाँ पे बाकी कंपनी में 24x का इंटरेस्ट है। कहाँ से? अर्निंग पर शेयर। लेकिन इस कंपनी की डिमांड अभी भी, पहली बात तो अंडर वैल्यूड था। इसके अकॉर्डिंग देखें तो कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बुल हो चुका है। तो आखिर इन दोनों के बीच में आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है, जो आने वाले समय में स्टॉक की प्राइस क्या ये 24,000 से ज़्यादा 25,000 के आसपास जाएगी, या ऐसा तो नहीं कि 5-6 हज़ार पे आके लुढ़क जाएगी? क्योंकि फिलहाल जो इनका चार्ट ग्राफ कहती है वो लगातार कहती है यहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ है, और इंटरेस्ट बनने के बीच में कई बार प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग पर्पस की बात किया। अब सवाल है कि कंपनी को लेकर के आरओसी और आरओई बिल्कुल ही नहीं कहती है, साइलेंट बैठी है। प्रमोटर्स अच्छे खासे होल्डिंग के साथ बैठी है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं, आधा कितना, करीब 50% ही बड़ा है। डेट्स को लेकर देखा जाए, बिल्कुल डेट्स फ्री कंपनी है, और करंट रेशो का माप भी काफ़ी कम का आंकड़ा दिलाती है। इन सभी पहलुओं की तरफ हम समझने के प्रयास करेंगे, कुछ एस्पेक्ट को लेकर के, जिसका नाम है रिस्क टू रिकंसलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करते हैं। जहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, तो कहती है जो इनको एक्सचेंज ने कहा है अप टू 8% इन द डिम्स टू फिट फॉर द स्पेशल कॉल ऑप्शन के थ्रू इसको रखा जाएगा। इसके अलावा देखा जाए जो इनकम स्टेटमेंट है कंपनी का, वो क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत तगड़ी जंप नहीं था कंपेरिजन विद अदर पार्ट्स, लेकिन इससे थोड़ा सा इंक्रीज होती हुई नज़र आई थी पिछले साल। सितंबर का रिजल्ट पेंडिंग है। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो कंपनी कोविड के टाइम में बिल्कुल ही बंद चल रही थी, लेकिन बाद में दोबारा चली तो फिर मार्केट ने 2% के आसपास न्यूट्रल ही रही है, उसमें बहुत बड़ा गैप अप नहीं रहा है। अब सवाल आता है कि कंपनी में रिवेन्यू कितने हैं, और रिवेन्यू के बेसिस पे मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे आंकड़ा कहती है। पूरी कंपनी में देखा जाए तो 7-8 करोड़ की सेल्स करती है। 7-8 करोड़ की सेल करती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए तो प्रॉफिट 8 करोड़ से ज़्यादा के, जबकि इस कंपनी में जो अदर सोर्स ऑफ इनकम था उसमें 13 करोड़ की गिरावट दर्ज। आखिर ये प्रॉफिट कैसे कन्वर्ट होती है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ पाई। आखिर कैसे प्रॉफिट,
यहाँ कहती है 2 करोड़ के आसपास और यहाँ कहती है 8 करोड़, जबकि इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम नेगेटिव था और डिप्रिशिएशन का कोई पार्ट था नहीं। ये नंबर गलत है या कैलकुलेशन गलत है, ये मैं ऐसा रेट ऑफ फिलेज की बात कर रहा हूँ। अब सवाल आता है जो कंपनी में ईयरली ग्रोथ को लेकर। ईयरली ग्रोथ में देखा गया कि लास्ट 12 महीने की डेटाबेस करीब 223 करोड़ की टर्नओवर करती है। उस टर्नओवर में कंपनी 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी बुक करती है, जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास कुछ भी नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके पास 90% से ज़्यादा की कारोबार की बात कर रही है। जो 90% से ज़्यादा की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाए तो एक मार्केट की अचीवमेंट्स होती है, क्योंकि कंपनी का कारोबार का अचीवमेंट है। जैसा कारोबार है इसमें 90% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब सवाल आती है कंपनी को लेकर के, जो रिस्क कितने हैं और रिस्क के पीछे कितनी टाइम फ्रेम बात कर। रिस्क केवल 3 दिन के लिए बात करती है। बोरेंस बिल्कुल फ्री है और कर सकते हैं, कर्ज फ्री कंपनी है, फिक्स एसेट्स बहुत ज़्यादा नहीं था। इन्होंने इन्वेस्टमेंट तगड़ा करके रखा। इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी में करीब 29,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है। बाकी कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, इसीलिए अदर सोर्स ऑफ इनकम जो कंपनी का जनरेट होना चाहिए था वो भी उतना नहीं था। किसके बेसिस पे? इन्वेस्टमेंट के पर्पस। आखिर इनके पास इनकम जनरेट क्या हो रही है, इसके हम पहलू पे देखें तो शायद कह सकते हैं कि बैलेंस शीट तो लगातार ऊंचाइयों को टच करने में कामयाबी हासिल कर रही है, जहाँ पे साल दर साल बढ़ती है और एक वीकनेस की बात करती है। जितनी इनकी एसेट्स बढ़ती है उससे डबल कि नियरली इनकी लायबिलिटी भी इंक्रीज कर। ग्रोथ लेवल के बारे में देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ लेवल जो है वो लगातार चलती बुलती है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। स्टॉक प्राइस CGR लगातार चल रही है। रिटर्न इक्विटी बिल्कुल सपोर्ट नहीं देती है इनको, तो हार आखिर इनके पास हुआ क्या? इनके पास रिजर्व अच्छी खासी पड़े थे और इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी पड़े हो। ये दो आंकड़ा दिखा। जबकि कंपनी में निवेशक की बात करेंगे तो कंपनी में निवेशक के तौर पे FI DI सब अपने बुल कैंडल के साथ बिलोंग करते। पब्लिक के पास भी 38% की होल्डिंग है और उस होल्डिंग में ज़्यादातर नाम देखने को मिलती है करीब 5, 6, 7, 10-11% होल्डिंग तो बड़े निवेशक के पास ही है। रेस्ट जो 26%, 27% की होल्डिंग बचती है वो आम पब्लिक के पास है, जिसमें 21,000 के आसपास के इंटरेस्टेड निवेशक हैं सितंबर तक की डेटा की बात करें। इस कंपनी को प्रमोट करने वाले कौन है? बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट, जो कि वो खुद भी एक होल्डिंग कंपनी है। बजाज ये भी एक होल्डिंग, ये भी क्या कर रही है? होल्डिंग कंपनी के तौर पे काम कर रही है। जबकि सेंटिमेंटल बारे में हमने देखा कि इनको स्पेशल कॉल ऑप्शन के तहत अभी रखा गया, 17 तारीख को अपडेट दिया था। पेयर्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर रखा गया। मुझे लगता है कि यदि होल्डिंग कंपनी है तो होल्डिंग के तौर पे इसको रखना चाहिए। एनालिसिस की पार्ट की तरफ देखें उससे पहले कंपनी की एक नज़र इन द रिस्क टू रिवार्ड की तरफ। रिस्क टू रिवार्ड में हमने देखा कि कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है और डिविडेंड करीब 60 रुपये, 110 रुपये, 110 रुपये के आसपास की आंकड़ा दिलाती है। एक साल में 170 रुपये की डिविडेंड कंपनी दे चुकी है, जो कि 12,000 के स्टॉक प्राइस के लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं रहा था, लेकिन कंपेरिजन विद द इसके अकॉर्डिंग फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर रहा है। कंपनी डेट्स फ्री था, बुक वैल्यू सभी भी अंदर वैल्यू परफॉर्मेंस में पर ग्रोथ अच्छी खासी ग्रुप प्रॉफिट की बात करती है, मेंटेन हेल्दी डिविडेंड की बात करती है, मेंटेन जो सेल्स की बात करें वो थोड़ा सा मीडियम रेंज में है, बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन रिस्क टू रिवार्ड के अलावा रिस्क टू रिटर्न में देखा जाए तो पिछले 6 महीने में 57% और एक साल में 51% के आसपास की ऊंचाइयों को टच करने में कामयाबी हासिल किया। अब एक सवाल ये भी आता है, क्या इस टाइम फ्रेम में जिन लोगों ने लिया उनके लिए बना क्या?
उनके लिए क्या कहती है। दोस्तों हमेशा गोल्डन में मार्केट के गोल्डन रूल को समझना जरूरी है और गोल्डन रूल के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब है जब भी हमने जिस भी स्टॉक में जिस भी टाइम फ्रेम में लिया उसमें खुद की फाइनेंशियल रिस्क को देखिए, जो हम कितने परसेंट को रिस्क को ले सकते हैं, 10%, 20%, 30%, 40%, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन कितना करते हैं। यदि नियर अबाउट प्रॉफिट है तो कहते हैं भाव ही भगवान है, उसमें प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, तो घर वापसी करते रहना चाहिए। रिस्क ज़्यादा है तो रिस्क को मिनिमाइज करते रहना चाहिए, जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस के साथ, या उसको मिनिमाइज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसीलिए एज द टर्म फ्रेम, एज द ग्रो फ्रेम, इसको हाइब्रिड करके उसको सेटअप करते रहना चाहिए। नहीं तो एक आप आमतौर पे कहावत है, हमारे फ्रीज में अच्छे सामान बनाते हैं ना, वो भी कई बार ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उसको आप उल्टे पुलटते या यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो हमने इस कंपनी को लेकर समझने का प्रयास किया, जबकि कंपनी में बीएसई फाइनेंशियल सर्विस के अंदर देखा जाए इसमें भी इनकी ऊंचाइयों में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस किया। लास्ट 10 सालों में 1300% के आसपास, और लास्ट 1 साल में तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन तब भी जो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है उससे बेटर परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आती है कंपेरिजन एज पर द सेंसेक्स एज वेल एज द। अब एक सवाल देखिए कितना बड़ा है, इस कंपनी में वॉल्यूम कितनी आती है, वो देखा जाए तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम तो काफ़ी कम आंकड़ा निकल के आता, जबकि वीएलएस फाइनेंस, स्टेल्स और एनएसआईएल जैसे कंपनी भी इसको पीयर्स में कंपेयर किया जा सकता है। मिलते हैं कुछ अलग स्टडी के साथ, तब तक के लिए हमारी साइड से किसी भी ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी दे सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।